एपिसोड 26 द म्यूजिकल एक्स्ट्रावागेंजा। उस वक्त विधि को एहसास हुआ कि जिस बहन से वो अपने पूरे दिल से प्यार करती थी, वो उससे कितनी नफरत करती थी कि वो चाहती थी कि वो मर जाए। मुक्ति ने वो हर रास्ता अपनाया जिससे कि वो विधि की न सिर्फ इंसल्ट कर सके पर उसे इस हद तक हिला दे कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। विधि ने सोचा कि उसके साथ उस दिन स्टेज पर जो हुआ वो अगर नहीं होता तो मुक्ति ही अपने हाथों से उसकी जान ले लेती। नहीं, ये बताना मुश्किल था कि उसका मर्डर मुक्ति ने कराया था या सहगल परिवार ने। उसने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की, पर वो दिल से चाहती थी कि उसका कातिल सहगल परिवार से हो। तभी उसे कैमरे के क्लिक की आवाज सुनाई दी। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा कि अनिरुद्ध उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उसने जल्दी से विधि के 2 पिक्चर्स क्लिक किए। विधि ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। तुम बाकी ट्रेनीज की तरह नहीं हो। कैमरे के सामने आते ही वो शर्माती हैं, पर तुम बहुत शांत हो, अनिरुद्ध ने कहा। अपनी बॉडी को हल्का सा 9 o'clock में घुमाओ और अपने सर को अपने बाईं तरफ 30 डिग्री में घुमाओ। हाँ, बहुत अच्छे। उसने फिर 2 पिक्चर्स क्लिक किए। मैं अपने पिक्चर्स क्लिक कराने के बहुत ज्यादा पैसे लेती हूँ, विधि ने अपने अलग अलग पोज देते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ट्रेनीज को कंपनी के लिए बिना पैसों के बहुत कुछ करना होता है। अनिरुद्ध ने विधि के पिक्चर्स क्लिक करते हुए उससे कहा। आपको ये पिक्चर्स क्यों चाहिए? विधि ने उत्सुकता से पूछा। ताकि मैं इसे तुम्हारे फेमस होने के बाद बेच सकूं, अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। फिर उसने कैमरा नीचे रख दिया। विधि सामने रखे चौड़े और बड़े से लेदर के सोफे पर बैठ गई। फिर उसने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या आपको यकीन है कि मैं फेमस होंगी? जिस भी ट्रेनी को मैंने ट्रेन किया है उन्होंने कुछ बड़ा जरूर किया है। ये कहकर वो सोफा के दूसरे छोर पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों से कॉफी टेबल को बजाते हुए उससे पूछा, तुम अभी क्या सोच रही थी? तुम्हारे एक्सप्रेशन। मेरे एक्सप्रेशन क्या? अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा और कैमरा विधि की ओर फेंक दिया। विधि ने कैमरा ऑन किया और अनिरुद्ध के लिए पिक्चर्स को देखने लगी। पहली पिक्चर उसकी हाफ प्रोफाइल थी। उनमें उसने पीले रंग के लूज कार्डिगन पहनी हुई थी। उसने अपना एक हाथ सामने की कांच की खिड़की पर रखा था और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी। उसके चेहरे के भाव बहुत ही शांत थे, पर उसकी आंखों की गहराइयों में साफ तौर पर दर्द और कमजोरी देखी जा सकती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अनिरुद्ध की फोटोग्राफी स्किल्स इतने फेमस क्यों थे। विधि ने बिना कुछ कहे ही कैमरा बंद करके उसे वापस कर दिया। अनिरुद्ध ने भी दोबारा उसे कुछ नहीं पूछा और कप में गर्म पानी भरा। गर्म पानी ने विधि की उंगलियों को छुआ और उसे जिंदा होने का एहसास हुआ। 7 दिन बाद म्यूजिकल एक्स्ट्रावागेंजा आ चुका था। वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट था। खुले आसमान के नीचे सिक्योरिटी ब्रॉडकास्ट स्टेशन के चारों ओर लगे हुए थे। एक रेड कार्पेट उसकी एंट्रेंस पर लगी थी। विधि इस इवेंट को अनिरुद्ध की असिस्टेंट की तरह अटेंड कर रही थी। वहां वो 10 लाख की एक फरारी में आया। उसने एक वाइन रेड सिल्क शर्ट और सिल्वर ग्रे टक्सीडो के साथ साथ पैटेक फिलिप की घड़ी अपने हाथों में पहन रखी थी। वो जैसे ही अपने कार से बाहर निकला, उसके फैंस ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी पॉपुलैरिटी के सामने दूसरे आर्टिस्ट फीके पड़ गए थे। वो आत्मविश्वास के साथ रेड कार्पेट पर आगे बढ़ा। विधि सिक्योरिटी बैरिकेड्स के बाहर से उसके पीछे गई। उसने किसी को किसी से पूछते सुना, ये हंग कौन है? तभी उसके साथी ने कहा, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? वो विवेडांस से अनिरुद्ध भास्कर हैं। इसे उत्कर्ष सिंह का राइवल माना जाता है। फैंस में एक नए तरह का उत्साह नजर आ रहा था। वो सब साथ चिल्लाने लगे, अनिरुद्ध भास्कर, आई लव यू। आपके सॉन्ग कभी हंसना है कभी रोना है ने मुझे रुला दिया। आपकी एमवी मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी निधि के लिए भी एक गाना बनाओ प्लीज। उसके फैंस हर तरफ से उसे देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। सबसे ज्यादा कमेंट्स लोगों से तब मिला जब किसी ने चिल्लाकर कहा, उत्कर्ष को डेट करो। विधि ने इस पर कुछ लोगों को बातें करते भी सुना। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन लड़कियों को उनकी इमेजिनेशंस के लिए जाकर थप्पड़ लगा दे। जैसा कि कहा जाता है, एक ही राज्य में 2 राजा दुश्मन होते हैं। वो कभी भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते। बहुत सालों से अनिरुद्ध और उत्कर्ष इस इंडस्ट्री में थे, पर वो एक दूसरे से बहुत ही कम मिले थे। विधि ने पलटकर अनिरुद्ध की ओर देखा। उसे लगा कि इतने सालों में लाइमलाइट में रहने की वजह से अब तो उसे इन सब की आदत हो चुकी होगी, पर बाहर से रेड कार्पेट पर
अनिरुद्ध जितना शांत लग रहा था उतना ही वो अंदर से गुस्से में था। विधि उसकी आंखों में साफ साफ देख सकती थी। साफ नजर आ रहा था कि उसे रेड कार्पेट पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जल्द ही अपना आपा खो देगा। विधि ने गहरी सांस ली और सोचा, कन्या राशि का होने की वजह से अनिरुद्ध एक परफेक्शनिस्ट होने के साथ साथ अपनी सेहत को लेकर भी ऑब्सेस था। वो सच में बहुत चूजी था। अनिरुद्ध तक पहुंचने के लिए विधि भी तेजी से चलने लगी और ब्रॉडकास्ट स्टेशन के हॉल की ओर बढ़ी। हॉल के अंदर फैन से बचते हुए एक स्टाफ मेंबर उन्हें लॉबी से होते हुए ऊपर ले गया। वहां हर साइज के बहुत से वेटिंग रूम और ड्रेसिंग रूम्स थे। अनिरुद्ध इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम था और सभी लोगों से उसका स्टेटस भी ऊंचा था। इसलिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन ने उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अंदर का वेटिंग रूम दिया था। जब स्टाफ मेंबर उन्हें उनके वेटिंग रूम की ओर ले जा रहे थे तब एक मेकअप रूम के पास से गुजरे। वहां से उन्हें बहुत शोर सुनाई दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, उससे पहले ही कुछ बॉडीगार्ड्स ने एक औरत को धक्का मारकर रूम से बाहर निकाल दिया। एक रेड कलर का इवनिंग गाउन पहने और लंबे बिखरे बालों को लिए वो औरत जमीन पर जा गिरी। उसका हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर उड़ते हुए अनिरुद्ध की ओर गया। उस बैग से मेकअप और फाउंडेशन खुलकर अनिरुद्ध की ट्राउजर्स पर जा गिरा। अनिरुद्ध ने उस औरत को जोर से घूर कर देखा। विधि ने उस औरत को पहचान लिया। वो अपने दिनों की एक मशहूर सिंगर थी जिसका नाम माधुरी था। भले ही वो एक समय में बहुत मशहूर थी, अब वो इस तरह काम करने के लिए मजबूर थी। उसे अपना कर्ज चुकाना था जो उस पर उसके पति के घोड़ों पर जुआ खेलने की वजह से था। जिन्होंने उसे धक्का दिया उन्हें माधुरी ने घूर कर देखा। अपनी उम्र को छुपाने के लिए उसने हैवी मेकअप किया था। अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने कहा, मुक्ति, तुम्हारे पास स्टेज पर जाने से पहले अभी बहुत टाइम है। मेरी ओपनिंग एक्ट है, तुम बीच में नहीं आ सकती। मेकअप आर्टिस्ट ने अब तक मेरा मेकअप पूरा भी नहीं किया है। मुक्ति, ये मुक्ति का मेकअप रूम है? वो भी यहाँ है? विधि ने अपना सर उठाकर देखा, पर वहां बॉडीगार्ड्स की दीवार थी। उसे दरवाजे पर एक लंबे और मस्कुलर आदमी को खड़ा पाया जो अंदर के व्यू को देखने से रोक रहा था। विधि ने स्लीक सूट पहने उस आदमी को पहचान लिया। उस आदमी को उसने बहुत समय से नहीं देखा था। वो चेतन मेहता था, जिसे वो कभी अपना भरोसेमंद दोस्त समझती थी। जब आरव ने उसे अपने बंगले में कैद करके रखा था तब उसने भागने की कोशिश की और दरवाजे की ओर भागी। जब वो भाग रही थी तब वो चेतन से टकरा गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपनी मदद के लिए उसे पुकारा। जब चेतन ने विधि की ओर देखा तो पाया कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके पैरों पर सोने की टूटी हुई चेन बंधी थी जिसे विधि ने बड़ी मुश्किल से तोड़ा था। चेतन उसकी ओर गया और विधि को अपना जैकेट पहनाया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बॉस। वो तुरंत समझ गई कि कुछ तो गलत था और उसने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, पर चेतन की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो जितनी भी कोशिश करे पर उसका चेतन की पकड़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उसने विधि को फिर से आरव के हवाले कर दिया। उस दिन विधि को मुक्ति की वो बात याद आई जब उसने उससे कहा था, दी, क्या आपको सच में लगता है कि सभी लोग आपके साथ अच्छे हैं? किसी के भी पालतू जानवर को मारने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसका मालिक कौन है। अपनी पिछली जिंदगी की यादों को याद करते विधि दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई और उसने गहरी सांस ली। तब उसने चेतन की आवाज सुनी, माधुरी, हार मान लो। मोहन खुद ही हमारे पास आया था और हमने उसे काम दे दिया। उसके पास तुम्हारा मेकअप करने का टाइम नहीं है। तुम जाकर दूसरा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लो। बॉडीगार्ड्स के बीच से विधि देख सकती थी कि वहां कई सारे मेकअप आर्टिस्ट एक इंसान को घेर कर खड़े थे, खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे थे।